मायागंज गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वही पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे कुछ 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन? पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो आ गई काली कलूटी अपने बॉयकॉट बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती है। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश ही मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ऊंचेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका देखो मेरे बाल लंबे हो गए। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे पल्लवी, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को, देख नहीं रही इसे कोढ़े, कहीं तुझे न फैला। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती। फिर कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है।
मैं हर रोज इससे सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती है कोई नहीं मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस बूढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म हो। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार और सम्मान देने लगे। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हुए अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन इंसान में अगर शिद्दत हो तो उसका हर सपना जरूर पूरा होता है। मालती और उसकी बेटी प्रीति की ये कहानी भी यही बताती है। मालती की शादी राजेश के साथ हुई थी। दोनों खुशी से रह रहे थे। एक दिन मालती राजेश से कहती है, सुनिए जी, कल अपनी प्रीति 1 साल की हो जाएगी। उसका पहला जन्मदिन है कल। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। शाम को चलेंगे बाजार, कुछ अच्छा सा खरीद लेना उसके लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खेत जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है। राजेश खेत के लिए निकल जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था। अपनी बेटी प्रीति का जन्मदिन वो अच्छे से मनाना चाहता था, मगर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन खेत में काम करते वक्त एक जहरीले सांप ने राजेश को काट लिया। जहर की वजह से राजेश ने अपने खेत में ही दम तोड़ दिया। मालती के लिए बहुत बड़ा झटका था। 1 साल की छोटी सी प्रीति की पूरी जिम्मेदारी अब मालती पर आ गई थी। मालती को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मैं कैसे अपनी बच्ची को पालूंगी? भगवान कैसे? मालती भगवान से सवाल तो पूछ रही थी, मगर वो जानती थी कि इन सवालों के जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और काम की तलाश में वो प्रीति को लेकर शहर आ गई। शाम होने को थी, तभी उसने एक लंबी सी गाड़ी को अपनी तरफ आते देखा। फिर अचानक वो गाड़ी एक बंगले की तरफ मुड़ गई। बंगले का गेट गाड़ी के लिए खोल दिया गया। मालती ने झांक कर देखा तो बंगला काफी बड़ा था। मालती को एक उम्मीद मिली। काम और आसरे की उम्मीद लिए मालती गाड़ी के पीछे पीछे बंगले के अंदर चल गई। उसने देखा कि गाड़ी से पहले एक पुलिस का जवान उतरा। फिर उसने कार के पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से एक रौबदार महिला उतरी। तभी पुलिस के जवान की नजर मालती पर पड़ गई। उसने गुस्से से पूछा, कौन है तू? कहाँ घुसे चली आ रही है? जवान की डांट सुनकर मालती घबरा गई और वो वापस जाने लगी। तभी उस महिला ने मालती को आवाज लगाई और कहा, सुनो, रुको, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मालती है। मैं तो बस कुछ काम ढूंढ रही थी। आपके बंगले में नौकरी मिल सकती है जी? हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही इस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। आओ मेरे साथ आओ। वैसे मेरा नाम सुहासिनी है। सुहासिनी ने पुलिस के जवान से सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलने के लिए कहा और फिर मालती से कहा, ठीक है मालती, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन रुको, ये प्यारी सी गुड़िया कौन है तुम्हारी गोद में? क्या नाम है इसका? जी ये मेरी बेटी है प्रीति। ओले मेरी गुड़िया, आप तो बड़े प्याले हो। सुहासिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मालती की आंखें भर आई। उसने सुहासिनी से कहा, मेम साहब, भगवान करे आप और बड़ी अफसर हो जाओ। मालती की बात सुनकर सुहासिनी मुस्कुराई। पास ही खड़ा जवान जोर से हंसने लगा और मालती से बोला, बड़ी अफसर मतलब? मैडम इस जिले की कलेक्टर हैं, IAS सुहासिनी पांडे। उनसे बड़ा कोई नहीं यहाँ।
जवान की बात सुनकर मालती दंग रह गई। कलेक्टर होने के बावजूद इतनी सादगी, घमंड का नामो निशान नहीं था सुहासिनी में। अब तो मालती के दिल में सुहासिनी के लिए इज्जत और बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मालती सुहासिनी के बंगले का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती और साथ ही वो अपनी बेटी प्रीति का भी अच्छे से ख्याल रख पा रही थी। सुहासिनी भी मालती के काम से बहुत खुश थी। एक दिन जब सुहासिनी प्रीति के साथ खेल रही थी, तब मालती ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, मीम साहब एक बात पूछूं, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैंने जिससे शादी करनी चाहिए वो किसी और का हो गया, तो बस अब ऐसे ही जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन खुश हूँ। आंखों में नमी लिए सुहासिनी हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। मालती ने तय किया कि वो दोबारा कभी इस बारे में सुहासिनी से बात नहीं करेगी और उसका दिल नहीं दुखाएगी। एक दिन सुहासिनी जब ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और पेंसिल कॉपी थी। सुहासिनी ने आवाज लगाई, अरे प्रीति, कहाँ है मेरी गुड़िया? देखो तो आंटी आपके लिए क्या लाई है। सुहासिनी प्रीति से बहुत प्यार करने लगी थी। प्रीति भी सुहासिनी की आवाज सुनते ही सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ भागी चली आई। प्रीति नए खिलौने और पेंसिल कॉपी को देखकर बहुत खुश हुई। सुहासिनी ने देखा कि प्रीति ने सारे खिलौने एक तरफ रख दिए और पेंसिल पकड़कर कॉपी में आड़ी तिरछी लाइन बनाने लगी। उसे ऐसा करता देख सुहासिनी को बहुत अच्छा लगा और मालती से बोली, लो मालती, देख लो तुम्हारी राजकुमारी ने खिलौने छोड़कर पेंसिल पकड़ ली है। मालती, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं वादा करती हूँ कि प्रीति जहाँ चाहेगी और जब तक चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी इसे। इसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये कहकर सुहासिनी वहां से चली गई और मालती उसे कुछ कह ही नहीं पाई। उसके लिए तो सुहासिनी भगवान का रूप लेकर आई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रीति बड़ी होने लगी। सुहासिनी उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा रही थी। इसके अलावा जब भी उसे वक्त मिलता वो खुद भी उसे पढ़ाती। देखते ही देखते प्रीति ने पहले 12वीं में टॉप किया और फिर कॉलेज में भी। लेकिन उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सुहासिनी की गाइडेंस में प्रीति ने यूपीएससी की परीक्षा बहुत अच्छी रैंक के साथ पास कर ली थी। रिजल्ट आने के बाद प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। आंटी, आंटी, माँ, माँ कहाँ हुआ? आप दोनों जल्दी आओ। तभी दरवाजे के पीछे से मालती और सुहासिनी दोनों अपने हाथों में मिठाई लिए प्रीति के पास आए। तुमने यूपीएससी क्रैक कर दिया ना, तो क्या ये बात मुझे नहीं पता चलेगी? मेरी गुड़िया रानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मालती की आंखों में आंसू थे। उसे मिठाई खिलाई और फिर सुहासिनी के पैरों में गिर पड़ी। मेम साहब, मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? आप भगवान हो हमारे लिए। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए? तुम मेरी अपनी हो मालती, और गुड़िया तो है ही मेरी बेटी। चलो अब एक काम करो, जल्दी से तुम दोनों तैयार हो जाओ। तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। सुहासिनी मालती और प्रीति को कार में बैठाकर निकल पड़ती है। रास्ते में प्रीति सुहासिनी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? आज मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाने ले जा रही हूँ। अच्छा, सच्ची? आज तक तो आपने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुहासिनी मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच जाती है। वो तीनों कार से उतरते हैं। मालती और प्रीति बंगला देखकर हैरान रह जाते हैं। उस बंगले में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें देखते ही सुहासिनी का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से बोली, माँ कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? इस बार बड़े दिन लगा दिए आने में। हाँ माँ, एक जरूरी काम में लगी थी। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से जाने लगे। सुहासिनी ने बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने प्रीति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर तीनों उस बंगले से बाहर आ गए। कार में प्रीति ने सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी कितनी अच्छी है आंटी, और आपने कभी बताया नहीं कि आपका असली घर इतना बड़ा है। सुहासिनी ने प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब कार बंगले से बाहर निकली तो प्रीति ने गौर किया कि बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था तृप्ति सिंह और नीचे लिखा था रिटायर्ड आईएएस। प्रीति ने नेम प्लेट पढ़ते ही सुहासिनी से पूछा, आपकी मम्मी भी आईएएस ऑफिसर थी आंटी? आपने बताया क्यों नहीं आज तक? हाँ, बेटी भी आईएएस और मम्मी भी आईएएस। क्या बात है? सुहासिनी खामोश थी और मालती हैरान। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहासिनी ने कार को एक गांव के पास रुकवाया और एक टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति, वो है मेरा असली घर। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए और मेरी माँ मुझे लेकर शहर आ गई। तृप्ति मैडम ने हमें खाना दिया, सहारा दिया और मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ की मौत के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तभी से मैं उन्हें माँ कहकर पुकारती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया।
मुझे अच्छे से याद है जब मैं कलेक्टर बनकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा था, सुहासिनी बेटा तुमने मेरी मेहनत सफल कर दी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हें यही नहीं रुकना है। अब भी कई ऐसी बेटियां हैं जिनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं और एक कलेक्टर होने के नाते अब से तुम्हारा हर काम समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी वो सीख मैंने हमेशा याद रखी और हमेशा ये कोशिश की कि कभी किसी बेटी के सपने अधूरे ना रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपने जीवन में हमेशा ये सीख याद रखोगी बेटा। जी आंटी। नहीं माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी माँ। मालती और प्रीति की आंखों में आंसू थे और मन में सुहासिनी के लिए बहुत इज्जत। तो वही सुहासिनी के चेहरे पर सुकून था, मानो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी उसने।